स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास फिजिक्स का जो स्प्रिंग मास सिस्टम हमने ऑलरेडी उसका क्लास लिया हुआ है। अगर कोई देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए जो रिलेशन है T = 2π√m/k, इसका मतलब क्या है और इसको किस तरह डिराइव किया गया है, तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड है इसके ऊपर हम वर्क करेंगे कि T = 2π√m/k, m क्या होता है, k क्या होता है और इस रिलेशन को किस तरह अखज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी बॉडी जब मोशन करता है और स्पेशल टाइप ऑफ का मोशन करता है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हमारे पास हर किस्म का ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम वो ऑसिलेटरी मोशन को कहते हैं जो हमारे पास इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, A ∝ -x। इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, जिसमें हमारे पास A एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, x जो होता है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसके अंदर एक इज इक्वल टू साइन और एक कांस्टेंट है। फिर ये कांस्टेंट हर केस में अलग अलग कांस्टेंट होता है। जिस तरह हमने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था, स्प्रिंग मास अटैच सिस्टम का जो अप डाउन मोशन होता है, जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, ऑसिलेटरी या सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो उस चीज के लिए हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था और उसमें हमारे पास जो अंदर कांस्टेंट पड़ा हुआ था उसके अंदर जो कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनलिटी के अंदर जो कांस्टेंट था उसमें हमारे पास k/m था। किस तरह हमने फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम हमने इस इक्वेशन को जो जनरल इक्वेशन है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। इस जनरल इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए तो A प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इज इक्वल टू साइन, और इस प्रोपोर्शनलिटी के अंदर एक इज इक्वल टू होता है और एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है, और -x अपने जगह पे। हमारे पास जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं उसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक कॉमन चीज है, और माइनस साइन का मतलब कि ये बात भी कॉमन है कि दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बात रही कांस्टेंट की, तो हमारे पास कांस्टेंट हर केस का अलग अलग होता है। यहां पर स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में हमने कांस्टेंट लिया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप देखना चाहे तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट आया था वो k/m आया था और -x अपने जगह पे। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, हम टाइम पीरियड मालूम करने जा रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है और वो एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करता है, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि उसका एक टाइम ज्यादा, एक चक्कर जो होता है, अब ये हम मालूम करना चाहते हैं कि ये जो एक चक्कर है मीन से एक्सट्रीम और फिर मीन और फिर एक्सट्रीम और फिर वापस मीन की तरफ जो आता है, ये हमारे पास कितना टाइम लेगा, ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने कांस्टेंट को k/m से रिप्लेस किया, ठीक है, अपने तरफ से नहीं, इसी प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी ये मैंने किया हुआ है। तो ये हमारे पास k/m है कांस्टेंट की जगह पे जब हम स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर हमारे पास कोई और केस है, जैसे हम सर्कुलर मोशन या वेव्स की बात करते हैं, जो वो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें वो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है, जिसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कवर करेंगे। तो उन तमाम केसेस में हमारे पास ये कांस्टेंट अलग अलग होंगे, ठीक है, ये याद रखो। तो ये हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन था इज इक्वल टू और कांस्टेंट की सूरत में उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इन केस ऑफ एंगुलर मोशन, कि हमारे पास जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, तो एंगुलर मोशन भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक टाइप है, और इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर में कि एंगुलर मोशन से हमारे पास जो मोशन करता है वो किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उसका भी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो A ∝ -x आता है, जो इस बात का सबूत है कि वो हमारे पास भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो उसके लिए अगर आप A ∝ -x, जो इससे पहले हमने ये इक्वेशन जनरल फॉर्म लिखा था हर उस मोशन के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उस प्रोपोर्शनलिटी के अंदर मैंने कहा एक इज इक्वल टू होता है और एक कांस्टेंट होता है।
तो एंगुलर मोशन के केस में अगर आप इस इज इक्वल टू और कांस्टेंट को एक्सपेंड करें तो इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी की जगह, और यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप इसको कहते हैं रोटेशन का, और माइनस एक्स आप इसको डिस्प्लेसमेंट जो कि जनरल फॉर्म है। माइनस एक्स हर किसी मोशन में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक्सेलरेशन में हर किसी में होता है। ये जो कांस्टेंट होता है वो हर केस में अलग अलग होता है। तो जनरल फॉर्म जो हम एंगुलर मोशन का लेते हैं वो हमारे पास इसके बराबर है। अब अगर ओमेगा को देखा जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अगर आप इसको टाइम पीरियड के सेंस में लिखना चाहते हैं तो 2 पाई अपनी जगह पे और एफ की जगह 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, और टाइम को हमने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया कि हम टाइम पीरियड मालूम करने जा रहे हैं, तो मैं टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो हम यूज करेंगे। तो a इज इक्वल टू ओमेगा की जगह में 2 पाई डिवाइड बाई टी आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। इस किताब में किसी किस्म की कोई डिटेल नहीं है, बहरहाल इसको फर्स्ट ईयर से उठा के यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जहां पे आप जाके फिर ज्यादा डिटेल से समझेंगे। और माइनस एक्स एज इट इज हम लिखेंगे। अब अगर आप स्क्वायर को डील करते हैं तो एज इक्वल टू 4 स्क्वायर 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोशन के लिए हमारे पास जो इस तरह का इक्वेशन बनेगा वो ये है a, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट स्प्रिंग के केस में k बाई m, जबकि एंगुलर मोशन के केस में 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस x अपने जगह पे। तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दें तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड सेम है तो हम राइट साइड को इक्वल लेते हैं। कंपेयर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट साइड को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम राइट साइड को कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास होगा कि इसका राइट साइड जो हमारे पास है वो k डिवाइड बाई m माइनस एक्स, जबकि इक्वेशन 2 का राइट साइड है 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस एक्स, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस एक्स। दोनों अतराफ पे माइनस एक्स है तो इसको आप कैंसिल आउट कर ले ताकि सिंपल बन जाए। k डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। मुझे t चाहिए क्योंकि मुझे टाइम पीरियड के लिए रिलेशन चाहिए, तो इस t को मैं क्या करूंगा, एक साइड पे करूंगा, सिंपल बनाऊंगा। तो आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर t को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास टी स्क्वायर k ओवर m आ जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब टी स्क्वायर के साथ k ओवर m भी है, इसको खत्म करना है और उस साइड पे लेके जाना है मैथमेटिकल प्रोसेस करके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर m बाई के मल्टीप्लाई करूंगा तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर m बाई के आ जाएगा। तो हमारे पास होगा टी स्क्वायर, यहाँ पे मैं m बाई के और k बाई m तो पहले से मौजूद है तो m m के साथ k k के साथ, यहाँ पे हमारे पास होगा 4 पाई स्क्वायर m बाई के। टी स्क्वायर अगर आप इसको सेपरेट कर ले तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाई के। मुझे टी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिंपल t चाहिए, तो इसको भी अंडर रूट कर लें, इसको भी अंडर रूट कर लें। तो अगर आप इसको अंडर रूट करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अगर आप 4 का अंडर रूट लें तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लेने से यहाँ भी अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ पे। पाई का अंडर रूट लेंगे पाई स्क्वायर का तो स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, पाई भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा m बाई के। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हमारे पास m क्या होता है, m स्प्रिंग के साथ अटैच मास है। अगर आप स्प्रिंग के साथ ज्यादा मास अटैच करते हैं तो फिर वो एक चक्कर ज्यादा टाइम में कंप्लीट करेगा, उसका टाइम पीरियड फिर ज्यादा होगा। अगर उसका कम है तो फिर कम में। दूसरी बात उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू ज्यादा है तो फिर टाइम पीरियड कम होगा। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू कम है तो फिर वो टाइम ज्यादा लेगा और फिर उसका टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा होगा। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं जो कि एक छोटा सा स्टेप है और इसी टाइम पीरियड से हम निकालते हैं। हमने इससे पहले चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था, जो हमने टर्म्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस पढ़े थे, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें टाइम पीरियड मालूम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मालूम किया 1 आवर टाइम पीरियड का मतलब है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। लेकिन याद रखना ये सिर्फ स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, पेंडुलम के लिए कुछ अलग होगा ये इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप इसको और नेक्स्ट सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट, ये जब नीचे से ऊपर चला जाएगा तो k डिवाइड बाई m। दिस इज द रिलेशन फॉर फाइंडिंग आउट दिस इज द रिलेशन फॉर फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम।
इसका मतलब है कि अगर किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम का मास ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। यहां से हम कह सकते हैं उसका मास ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और ऊपर भी हम कहते हैं टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो मास बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है, टाइम पीरियड बढ़ने से फ्रीक्वेंसी घटती है। इसका मतलब है मास बढ़ाने से टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है, वहां से हम कह सकते हैं, और मास ज्यादा होने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, टाइम पीरियड बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, एंड वाइस वर्सा। और इस तरह आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होने से टाइम पीरियड कम होता है, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट ऊपर है, ज्यादा होने से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो बिल्कुल एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने डिस्कस भी किया कि इसका मतलब क्या होता है, और हमने इक्वेशन को डिराइव